कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 26। कनक ने वंश को धक्का दे दिया। वंश कनक के लेफ्ट साइड में गिर गया। वंश कनक को देखते हुए कहा, सॉरी छोटे खरगोश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। कनक ने वंश को घूरते हुए कहा, आपको लगता है मैं आपको माफ़ कर दूंगी? सॉरी मिस्टर वंशराय सिंघानिया, एक लड़की प्यार में एक बार बेवकूफ़ बनती है, 2 बार बेवकूफ़ बनती है, लेकिन बार बार नहीं। आपको क्या लगता है आप मुझे ज़बरदस्ती किस करेंगे, मुझे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो मुझे रोक लेंगे? मैं वह कनक नहीं हूँ जो आपसे पागलों की तरह प्यार करती थी, जो आपके प्यार के लिए हर वक्त तरसती थी, आपके पीछे पीछे भागती थी। वह कनक उसी दिन मर गई जिस दिन उसके डैड मर गए। इस कनक के दिल में प्यार किसी के लिए नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नफ़रत है, इतनी नफ़रत कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप पूरी कोशिश कर लीजिए मिस्टर वंशराय सिंघानिया, ज़मीन आसमान को एक कर लीजिए, लेकिन अब आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। और अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रखने की हिम्मत की तो सोच लीजिएगा, मेरी मौत आपकी सज़ा बन जाएगी। वंश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कनक को देखने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने झटके से कनक के बाल को पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर कहा, छोटे खरगोश, तुम्हें हासिल करने के लिए, तुम्हें दोबारा से प्यार करवाने के लिए मैं हर हदें पार करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कनक वंश को देखते हुए कहा, आपको अब यही सब बर्दाश्त करना होगा मिस्टर वंशराय सिंघानिया, क्योंकि मैं अभिमन्यु सिंह राठौर से शादी करने जा रही हूँ। मेरी मॉम भी यही चाहती थी कि मैं उनकी फ्रेंड के बेटे से शादी करूं, लेकिन मैं अपने प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे नहीं पता था मेरा प्यार प्यार नहीं बल्कि जहर है, पॉइजन है, जो मुझे भी अंदर ही अंदर ख़त्म कर देगा। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैंने आपसे प्यार किया था, बल्कि इस बात की खुशी है कि मैंने प्यार में धोखा खाया, क्योंकि इस प्यार भरे धोखे से मुझे एक सबक मिला। मुझे यह पता चला कि हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। मुझे यह सबक मिला कि प्यार दवा नहीं, जहर होता है। अब तक आपने मेरी मासूमियत देखी थी, मेरा प्यार देखा था, अब आप मेरी नफ़रत और गुस्सा देखेंगे। बहुत हुई आपकी मर्जी, बहुत हुई आपकी जिद। अब तक मैंने अपना सब कुछ खोया था, अपना प्यार, अपना भरोसा, अपना दिल। अब बारी आपकी है। प्यार करते हैं ना आप मुझसे, तो आप मुझे किसी और के साथ देखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि प्यार सच में जहर होता है जो थोड़ा थोड़ा करके मार डालता है। इतना कहकर कनक वंश को खुद से धक्का दे दिया और उस रूम से बाहर चली गई। वंश गुस्से से बेडशीट को पकड़कर उठाकर फेंकते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मेरे अलावा किसी की नहीं होगी, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। जो भी तुम्हारे करीब आएगा मैं उसकी जान ले लूँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार जहर हो या दवा, आई डोंट केयर, बिकॉज आई लव यू डैम इट। अगली सुबह कनक रेडी थी कॉलेज जाने के लिए। रूहान कनक के पास आकर कनक से पूछा, रैबिट तुम कहीं जा रही हो? कनक रूहान के सामने अपने घुटने पर बैठते हुए कहा, हाँ डैडी, तुम्हारे अंकित भैया चाहते हैं कि मैं उनके साथ हमारे घर में रहूं, और यही सही है। मैं कब तक यहाँ रहूँगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपसे मिलने के लिए हमेशा आऊँगी। रूहान उदास हो गया। रूहान अपने नन्हे हाथों को कनक के गालों पर रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ रैबिट, तुम वंश की वजह से जा रही हो ना? कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं डैडी, आपकी तरह अंकित भी पढ़ना चाहते हैं, और अंकित की पढ़ाई के लिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करना होगा, इसलिए मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। रूहान ने कनक से कहा, तुम मुझे लेकर चलोगी अपने साथ? कनक खामोश हो गई, क्योंकि वह जानती थी यह पॉसिबल नहीं है। पीछे वंश जो खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, रूहान को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, रूहान अपनी रैबिट को जाने दो। तुम्हारी रैबिट जब घर से जाएंगी तभी तो तुम्हारी मम्मा बनकर वापस आएंगी ना, इसलिए उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उसे जाने दो। कनक अपनी आंखें छोटी कर वंश को घूर रही थी। वंश कनक को आंख मारते हुए मुस्कुराने लगा। लूसा, मानिक और यश तीनों कनक का बैग और अंकित के साथ आते हुए लूसा ने कनक से कहा, कनक, मैं और मानिक तुम्हारे साथ रहेंगे, प्लीज़ मना मत करना। कनक कुछ कहती उससे पहले अंकित ने कहा, दी प्लीज़ ना, लूसा दी को हमारे साथ रहने दीजिए, और मानिक ब्रो बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते, तो उन्हें भी मेरे साथ लेकर चलिए प्लीज़ दी। वंश खरा कनक को एटीट्यूड वाला लुक दे रहा था।
कनक वंश को देखते हुए उसके प्लान को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रूहान ने कहा, जब आप सब जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्यों रहूँगा, मैं भी जाऊँगा। वह चारों एक लाइन में खड़े हो गए। कनक कभी उन्हें देखती तो कभी वंश को तो कभी यश को, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। कनक ने यश से पूछा, आप नहीं चलेंगे? कनक के इस सवाल से सभी कनक को सवालिया शॉक्ड होकर देखने लगे। यश ने कनक को देखते हुए कहा, नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम मेरे बॉस की वाइफ हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और मेरी ड्यूटी भी है, मैं अपने बॉस का 24 आवर असिस्टेंट हूँ। यश की बातें सुन कनक ने गहरी सांस लेते हुए अंकित से कहा, तुम जैसा चाहते हो कर सकते हो, तुम लूसा दी के साथ घर जाओ, मैं कॉलेज जाती हूँ। आज मेरा बास्केटबॉल का कॉलेज में मैच है तो मैं लेट नहीं होना चाहती। इतना कहकर कनक वहाँ से चली गई। मानिक वंश के पास आकर कहा, बॉस आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं अपने लेडी बॉस का ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगा और जल्दी हम उन्हें यहाँ आपकी दुल्हन बनाकर लेकर आएंगे। वंश ने मानिक को देखते हुए कहा, मेरी बातों का ध्यान रखना, मैंने जो कहा है वही करना। ओके, मानिक ने सिर झुकाकर ओके बॉस कहा। वह सभी वहाँ से चले गए। कॉलेज में बास्केटबॉल कोर्ट में अभिमन्यु और कनक और उनकी टीम एक साथ खड़ी और उनके सामने उनकी अपोजिट टीम खड़ी थी। उन दोनों टीम में कनक एक अकेली लड़की थी जो बास्केटबॉल खेल रही थी। कनक के अपोजिट टीम में एक लड़के ने कहा, तुम पिद्दी सी लड़की, बास्केटबॉल में हमें हराओगी, खुद को कभी आईने में देखा है? अभिमन्यु को गुस्सा आ गया और वह जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, कनक अभिमन्यु के हाथ को पकड़ते हुए उस लड़के से कहा, क्या कहा तुमने? मैं पिद्दी सी हूँ? मैं पिद्दी सी लड़की तुम्हें चैलेंज करती हूँ, आज इस मैच में मैं तुम्हें हराऊंगी, वह भी बहुत बुरी तरीके से। और अगर तुम हार गए तो तुम इस पूरे कोर्ट के सामने अपने घुटने पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांगोगे, समझे? उस लड़के ने मजाक उड़ाने की हंसी हंसते हुए कनक से कहा, तुम जैसी लड़कियां दिन में सपना बहुत देखती है, यह प्याज काटने वाला काम नहीं है, बास्केटबॉल खेलना है, तुम जैसी लड़कियों से नहीं हो पाएगा। कनक ने अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से उस लड़के से कहा, यह हम मैच के बाद डिसाइड करेंगे तो बेटर होगा। उस लड़के ने एटीट्यूड से कनक से कहा, और अगर तुम हार गई तो कनक ने कहा, जो तुम कहोगे मैं वह करने को तैयार हूँ। उस लड़के ने शैतानों की तरह हंसते हुए अपनी टीम से कहा, देखो आज पहली बार एक शिकार खुद शिकारी के पास आकर शिकार होने को तैयार है। अगर तुम हारती हो तो तुम्हें मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अभिमन्यु ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल, तुम्हारे टांगे तोड़कर तुम्हें यहीं बैठा दूंगा, फिर करते रहना वन नाइट स्टैंड। वह लड़का अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या तुम्हारी रखेल है? तभी तो मैं सोचूं कॉलेज की लड़कियां तुम पर मरती है और तुम इसके पीछे क्यों भागते हो? क्या यह तुम्हें हर रात खुश करती है? क्योंकि यह तो एक एस्कॉर्ट गर्ल है। उस लड़के ने इतना ही कहा था कि अभिमन्यु ने एक जोरदार का पंच उस लड़के के मुंह पर मारते हुए कहा, माइंड योर लैंग्वेज, क्योंकि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वह मेरी गर्लफ्रेंड है। कनक अभिमन्यु के हाथ को पकड़कर पीछे करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा क्या मेरे लिए लड़ो, तो लड़ना बंद करो। अभिमन्यु कनक के शोल्डर को पकड़कर कहा, तुम पागल हो क्या? यह सिर्फ एक मैच है, तुम इतना सीरियस क्यों हो गई हो? और तुम्हें मालूम है इसने ही पिछले साल बास्केटबॉल गेम जीता था, इसे हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। तुम पागल हो गई हो क्या? कनक अभिमन्यु को देखते हुए कहा, मैंने तुमसे बड़ा डरपोक आज तक नहीं देखा। तुम्हें मेरे साथ खड़े रहकर उसे जवाब देना चाहिए और तुम मेरे सामने उसकी तारीफ कर रहे हो। तुम मेरी टीम में हो या उसकी टीम में? अभिमन्यु ने मुंह बनाते हुए कहा, टमाटर, मैं किसी के टीम में नहीं हूँ, मैं बस जो सच है वह बता रहा हूँ। तुम पागल हो गई हो। कनक ने एटीट्यूड से कहा, थैंक यू, कम से कम किसी ने मुझे कोई टैग तो दिया कि मैं पागल हो गई हूँ। जब एक पागल अपनी पागलपंती में कुछ कहता है तो उसे ज़रूर हासिल करता है। मैं यह मैच जीत कर दिखाऊंगी तुम्हें किसी भी कीमत पर। सामने वाले लड़के ने अपने होठों के कोनों से खून को साफ करते हुए कहा, यह पंच तुम दोनों पर बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि हारने के बाद जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारे सामने वन नाइट स्टैंड करूँगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने किसे थप्पड़ मारा है। तुम्हारे थप्पड़ की कीमत तुम्हारी यह गर्लफ्रेंड चुकाएगी। उस लड़के ने इतना ही कहा था कि कनक ने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, उम्मीद है होश में आ गए होगे। बहुत शौक है ना हर लड़कियों को अपने बिस्तर तक ले जाने का। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि बिस्तर पर जाना किसे कहते हैं, जब तुम बेइज्जत होकर परमानेंट अपने बेड पर जाओगे।
वह दोनों कुछ कहते तभी कोच ने आते हुए कहा, गेम को स्टार्ट किया जाए। गेम स्टार्ट हो गया। कनक के अपोजिट टीम बास्केट पर बास्केट कर रही थी। कनक की टीम हार रही थी। अभिमन्यु को हारने से ज़्यादा कनक के चैलेंज हारने का डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस गेम को जीते। कनक के अपोजिट टीम में से एक मेंबर ने कनक को धक्का दे दिया, जिससे कनक जमीन पर गिर गई और उसके घुटने पर चोट आ गई। कनक ने स्पोर्ट ड्रेस पहनी थी, जिस वजह से उसके घुटनों पर लगी चोट दिख रही थी। उसके घुटने पूरी तरह से नीला हो गया था। कनक के चोट लगने की वजह से सबको लगा कि वह गेम हार जाएंगे। उनके पॉइंट को देख ऐसा लग रहा था कि कनक की टीम बास्केटबॉल का गेम हार जाएगी। कनक जमीन से उठते हुए अपने आप से कहा, अगर मैं आज हार गई तो ऐसे लड़कों को खुद पर बहुत घमंड होगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतना कहकर कनक ने गेम को दूसरे राउंड में खेलना शुरू किया और इस बार कनक बास्केट पर बास्केट करने लगी। तो वही दूसरी तरफ स्वाति ने कनक को देखते हुए हर्षद से कहा, मैंने इसे जितना कम समझा था यह उतनी ही चालाक है। यह देखने में भले ही बच्ची जैसी हो, लेकिन इसका दिमाग हमसे ज़्यादा तेज चलता है। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। 1 महीना से इसके पीछे हूँ। ऐसा लगता है मैं इसकी बॉडीगार्ड हूँ। तभी हर्षद ने कनक को देखते हुए कहा, मार दो इसे। हर्षद की बात सुन स्वाति शॉक्ड से हर्षद को देखने लगी। हर्षद कनक को देखते हुए कहा, अगर पासवर्ड नहीं बताए तो मार दो। अगर वह मेरी नहीं हो सकी तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। कॉलेज में कनक ने उस मैच को लास्ट मोमेंट पर जीत लिया था। वंश दूर खड़ा कनक को अपनी जीत को एंजॉय करते देख रहा था। तभी वंश के फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन को उठाया तो फ़ोन के दूसरे साइड से विक्रम जी ने कहा, कनक पर नज़र रखना, क्योंकि हर्षद और स्वाति कनक के आसपास है। वंश ने कुछ नहीं कहा और उसने फ़ोन काट दिया। उसने मालिनी और अनिरुद्ध को देखते हुए किसी को कॉल लगाकर कुछ कहा और फिर वहाँ से चला गया। बास्केटबॉल कोर्ट में कनक ने उस लड़के को देखते हुए कहा, माफ़ी मांगो मुझसे, मैंने क्या कहा था। मुझे कम समझने की गलती मत करना। ज़रूरी नहीं जो हर बार जीतते हैं वह हमेशा ही जीते। माफ़ी मांगो मुझसे, वह भी सबके सामने। उस लड़के ने ना चाहते हुए अपने घुटने पर बैठकर सबके सामने कनक से माफ़ी मांगी। कनक अभिमन्यु के साथ वहाँ से चली गई। राठौर बिला। कनक अभिमन्यु के साथ जब अभिमन्यु के घर पर आई तो मानसी जी कनक को अपने सामने देख बहुत खुश हो गई। उन्होंने कनक को गले लगाते हुए कहा, तुम सच में बहुत प्यारी हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। मुझे नहीं पता था कि मेरे लंदन से वापस आने के बाद मुझे मेरी फ्रेंड नहीं मिलेगी। अभिमन्यु, कनक और मानसी जी तीनों लिविंग एरिया में साथ में बैठे थे। कनक मानसी जी को देखते हुए कहा, मुझे आपको कुछ देना है। मानसी जी कनक को सवालिया नज़रों से देखने लगी। कनक ने कहा, मुझे उस रात की सच किसी और ने नहीं बल्कि मेरी मॉम ने खुद बताया था, वरना मुझे नहीं पता चलता कि मिस्टर गोयल ने क्या क्या किया है। मिस्टर सिंघानिया ने मुझे कई बार बताने की कोशिश की, पर मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं मिस्टर गोयल पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी। मुझे नहीं पता था कि किसी पर यकीन करने की सज़ा इतनी बड़ी होती है। जब मैं स्वाति और मिस्टर सिंघानिया की बातों को सुनकर जाने को हुई तो मैंने मिस्टर गोयल और हर्षद की बातें सुनी थी। उसके बाद मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और इसी चक्कर में मैं लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गई। और मैं ज़मीन पर गिरी तो मेरे गले में से पहना हुआ लॉकेट भी ज़मीन पर गिर गया और उसमें से एक चिप बाहर आ गई। यह सब मेरे लिए बहुत अजीब बात थी, लेकिन मैंने उस चिप को एक लैपटॉप में लगाकर देखा तो उसमें मॉम का लास्ट वीडियो था, जिसमें मॉम ने सब कुछ बताया था कि कैसे मिस्टर गोयल ने उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हार्ड डिस्क क्यों बनाया था और उस हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करने का क्या तरीका है, और उस हार्ड डिस्क को सिर्फ और सिर्फ आप डिस्ट्रॉय कर सकती। इसलिए मैंने अब तक उस हार्ड डिस्क का पासवर्ड किसी को नहीं बताया, क्योंकि मॉम को आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं था। मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आप मुझे नहीं मिली। मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी, लेकिन फिर मुझे अभिमन्यु मिल गया। इतना कहकर कनक अपने गले से पेंडेंट उतारकर मानसी जी को देते हुए कहा, इस वीडियो में एक और बात है। मम्मा चाहती थी कि मैं अभिमन्यु से शादी करूं, लेकिन मैं यह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अभिमन्यु की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। मैंने प्यार कर लिया है और मैं प्यार नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी लव डायरी में प्यार एक बार होता है, बार बार नहीं, और बिना प्यार की कोई लाइफ नहीं होती।
बिना प्यार के सिर्फ समझौता होता है और मैं अभिमन्यु को समझौते के रिश्ते में नहीं बांधना चाहती। सॉरी आंटी, सॉरी अभिमन्यु, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अभिमन्यु ने कनक को देखते हुए पूछा, क्या तुम अभी भी वंश से प्यार करती हो? कनक वंश के दिए गए सारे दर्द को याद करते हुए कहा, नहीं। कनक ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, प्यार, इस दुनिया में प्यार नहीं होता अभिमन्यु, नफरत होती है। क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? अभिमन्यु सोफे से उठकर कनक के पास आकर कनक के सामने घुटने पर बैठते हुए कहा, अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगोगी मैं तुम्हें वह भी दे दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगा कि तुम मुझसे प्यार करो, क्योंकि प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होता। कनक ने हंसते हुए कहा, एक तरफा प्यार दर्द के सिवा कुछ नहीं देता। भूल जाओ मुझे, तुम्हें मुझसे बेटर लड़की मिल सकती है। तुम हैंडसम हो, टैलेंटेड हो और काफ़ी अच्छे भी। अभिमन्यु कनक के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, तुमने कहा ना प्यार एक बार होता है, मैंने प्यार कर लिया है। अब वन साइड हो या टू साइड हो तो गया है। तुम बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कनक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम अंकित की जिम्मेदारी उठाओगे? आई मीन अगर मैं कभी नहीं रही तो क्या तुम उसे मेरी तरह प्यार करोगे? मानसी जी और अभिमन्यु दोनों ही हैरानी से कनक को देखते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ कि कभी अगर ऐसा कुछ हुआ मैं नहीं रही तो क्या तुम मेरे अंकित की जिम्मेदारी उठाओगे? अभिमन्यु ने कनक के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाऊंगा, क्योंकि मैंने प्यार किया है। मॉम को नहीं लगता था कि मैं कभी किसी लड़की से शिद्दत वाला प्यार करूंगा। जब मैं तुमसे मिला तो तुम मुझे सबसे अलग लगी। तुम पहली लड़की थी जिसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। पर मैं बहुत लेट आया, मेरी जगह तुम्हारे दिल में किसी और ने बना ली। कनक सोफे से उठते हुए अभिमन्यु को कसकर गले लगाते हुए कहा, थैंक यू। कनक ने अभिमन्यु को ऐसे गले लगाया था जैसे यह उसका आखिरी अभिमन्यु से मिलना है। कनक ने दोनों को बाय कहा और वहां से चली गई। अभिमन्यु को कनक का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद यह उसकी ओवर थिंकिंग है और वह अपने रूम में चला गया। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। कनक अंकित के साथ खुश रहने लगी थी, या यह कहे कि वह खुश रहने का दिखावा कर रही थी। इसी तरह 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में मानसी जी ने उस हार्ड डिस्क को हैक करके हार्ड डिस्क को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। हार्ड डिस्क के इस तरह बर्बाद होने से स्वाति और हर्षद खूंखार भेड़िए की तरह हो गए थे। वह कनक को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि कनक ने उनके प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उन्होंने कॉलेज में जैसे ही कनक को मारने की कोशिश की, वंश ने उन दोनों को शूट कर दिया था, क्योंकि वह जान चुका था हर्षद और स्वाति ही मालिनी और अनिरुद्ध है। उस दिन के बाद वंश हर रोज कनक के पास आता था। वह कनक से एक मौका चाहता था, लेकिन कनक हर रोज उसे यही जवाब दे रही थी कि वह उसे कोई मौका नहीं दे सकती। अब वह उससे प्यार नहीं करती। वंश का प्यार वक्त के साथ बढ़ते हुए जुनून बन चुका था। वह हर हाल में कनक को अपने पास लाना चाहता था। उसने कनक के पीछे 2 जासूस भी लगा दिए थे, जो उसके पल पल की खबर वंश को देते थे। कनक को यह सब बातें पता चल चुकी थी और उसने वंश को वार्निंग दी थी कि वह उससे दूर हो जाए। वंश के जुनूनियत से कनक को घुटन महसूस होने लगी थी। वंश कनक के साथ इस तरह पेश आता था जैसे कनक एक कैदी हो। वह कनक को कैद कर रहा था। धीरे धीरे कनक इन सभी टॉर्चर से परेशान हो चुकी थी। वह अपने घर में होते हुए भी आज़ाद नहीं थी, क्योंकि हर पल हर सेकेंड उस पर किसी न किसी की नज़र होती थी। किसी भी लड़के का उसके पास आना उस लड़के को बहुत भारी पड़ जाता था। कनक किसी भी लड़के से बात नहीं कर पाती थी। अभिमन्यु को वंश ने गोली मार दी थी, जिस वजह से अभिमन्यु हॉस्पिटल में था। वंश का प्यार उसका जुनून और पागलपन बन चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास होने के बजाय वह गलती पर गलती करता जा रहा था। कनक यह सब बर्दाश्त करते करते बहुत थक चुकी थी और उसने आज फैसला किया था कि वह इस शहर को और वंश को छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। वह अपनी वजह से किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, और यह बात वंश को पता चल चुकी थी कि कनक आज रात की फ्लाइट से मुंबई छोड़कर जा रही है, 6 महीने बाद। रात का वक्त था। आज मौसम बहुत खराब था, हवाएं बहुत तेज चल रही थी। कनक घर पर अकेली थी। उसने अंकित को पहले ही इस शहर से बहुत दूर भेज दिया था। रात के 8 बज रहे थे।
तभी कनक के घर की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ सुन कनक डर चुकी थी। कनक ने डरते हुए डोर ओपन किया तो सामने वंश खड़ा था, जिसकी आंखें नशे से धुत थी। वंश ने झटके से कनक को धक्का दे दिया, जिससे कनक जमीन पर गिर गई। कनक जमीन से उठती वंश कनक को दोबारा से जमीन पर लेटाकर खुद उसके करीब आते हुए कनक को देखते हुए कहा, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकती? मैंने क्या किया है? अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को सनक मत बनाओ छोटे खरगोश। कनक को वंश के मुंह से अल्कोहल की बदबू आ रही थी। कनक ने वंश से कहा, आपने शराब पी रखी है, मेरे ऊपर से हटिए। वंश ने कनक से कहा, नहीं हटूंगा। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं कर सकती, बताओ ना। इतना कहकर वंश कनक के जबड़े को पकड़कर कनक को किस करने लगा। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।